जय हिंद। इससे पहले मैंने आपको एक BMW का वीडियो अपलोड कराया था, मतलब जिसमें मैंने बताया था आपको BMW का सिलेबस क्या है, कैसे आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे और कितने भागों में पढ़ना है BMW को। ठीक है, तो आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए खंड ए का अभियांत्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पार्ट था उसे मैं आज शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं इसकी शुरुआत करूँगा। फिर जैसे ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला भाग ख़त्म होता है तो आपका तुरंत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, बताया था मैंने कि आपको ये BMW जो है 2 भागों में बांटा गया है, BMW। ठीक है, तो आप अगर जो नहीं देखें लेक्चर तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए कैसे कैसे पढ़ना है आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कितना पढ़ना है आगे और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आपका जो है पहला चैप्टर हुआ है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ये ऊर्जा के स्रोत यानी ऊर्जा के स्रोत के बारे में हमें पढ़ना है कि ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो हमें ऊर्जा के स्रोत पढ़ने से पहले मुझे आवश्यकता है कि ऊर्जा क्या है उसके बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो देखिए पहले हम ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा मैंने आपको बता दिया, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बल प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम मीटर, अश्व शक्ति घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो ये सभी ऊर्जा के क्या हैं, मात्रक हैं। अब देखिए आगे क्या है, ऊर्जा के रूप, यानी ऊर्जा कितने रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। तो देखिए ऊर्जा के कई रूप हैं। ठीक है, आप ऊर्जा को तो पहला नंबर देख नहीं सकते, लेकिन इसी की उपस्थिति में हर एक कार्य होता है। ठीक है, और यह दिखाई नहीं देता है। देखिए ऊर्जा के रूप कितने हैं, तो ऊर्जा के कई सारे रूप हैं। पहला नंबर तो ऊष्मा भी जो है, ऊष्मा वह भी एक ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, और प्रकाश भी एक ऊर्जा का ही रूप है, ध्वनि भी एक ऊर्जा का ही रूप है, नाभिकीय ऊर्जा एक होता है। ठीक है, मैं सब आपको आगे बताऊंगा। देखिए अब स्थितिज ऊर्जा होता है एक संगति यानी मास द्रव्यमान। आप पढ़े होंगे ये वाला समीकरण, E बराबर mc²। ठीक है, mc² एक होता है, mc²। ठीक है, तो यहाँ m जो है वो द्रव्यमान रहता है और E जो है एनर्जी है यानी ऊर्जा है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़े होंगे, मैं आगे आपको बता भी दूंगा स्थितिज ऊर्जा में संगति वाला। ठीक है, अब देखिए गतिज ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है। यांत्रिकी या मैकेनिकल ऊर्जा, विद्युत या इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक या केमिकल ऊर्जा, ये सभी क्या हैं, ऊर्जा के रूप हैं। अब देखिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, आखिर क्यों आवश्यकता है ऊर्जा की। तो देखिए ऊर्जा जो है पूरे ब्रह्मांड की रचना जो हुई है वो ऊर्जा से हुई है। ठीक है, तो ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि आवश्यकता क्यों है। बिना ऊर्जा का एक पत्ता भी होए जो उसमें ऊर्जा है। ठीक है, और ऊर्जा को आप उत्पन्न नहीं कर सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या क्यों है, तो ऊर्जा, बिना ऊर्जा कोई जीवन नहीं है। ठीक है, अब देखिए बल के कारण ही कार्य संभव है और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है और बल के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि मशीनों द्वारा भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मशीनों द्वारा, जिससे आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, तो आप जब साइकिल चलाएंगे तो आप उस पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स जो होगा वो ऊर्जा से ही लगेगा, बिना ऊर्जा का कोई बल भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो किसी न किसी प्रकार से हर एक चीज़ जो है ब्रह्मांड में वो ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, अब देखिए किसी भी देश की जो उन्नति है वह ऊर्जा पर आश्रित है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो देश सर्वाधिक उन्नतशील है। ठीक है, जो देश सर्वाधिक उन्नतशील है उस देश में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न एवं खपत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये भी आंक सकते हैं कि जो देश जितने आगे होगा, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, भारत भी हो गया, रूस हो गया, ये सब देश क्या हैं, इनमें ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इन देशों में ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है और ज़्यादा
खपत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के लाभ। ठीक है, आप एक पढ़ लीजिए विद्युत ऊर्जा के क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा के कई सारे लाभ हैं। जैसे पहला नंबर है कि यंत्र जो होते हैं वो बिना आवाज़ के शीघ्र चालू किए जा सकते हैं। अब देखिए यंत्र का स्वतः चालन, स्वतः नियंत्रण तथा नियमन जो है सरलता से हो सकता है। आप इलेक्ट्रिकल द्वारा ही चाहे तो सेट कर सकते हैं टाइमर लगाकर, यानी किसी न किसी प्रकार से देखा जाए तो आवाज़ भी बहुत कम करता है इलेक्ट्रिक मशीन। ठीक है, तो ये सब विद्युत ऊर्जा के लाभ हैं। ठीक है, अब देखिए यंत्र का चलाना एवं नियंत्रण सुगमता से होता है, समय की बचत होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के लाभ हैं ये सब विद्युत ऊर्जा के। ठीक है, अब देखिए कार्यस्थल पर धुआं धूल आवाज़ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कम लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक, ये सब लाभ हैं। और आगे है सरलतापूर्वक अन्य ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा द्वारा हम ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। माइक से तार से जाता है, तार से जाकर हम फिर उसमें डीजे बांध देते हैं। इधर से माइक्रोफोन रहता है, इसमें से आवाज़ जाता है और इधर से डीजे से आवाज़ निकलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, विद्युत ऊर्जा के लाभ है। ठीक है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से क्या कर सकते हैं, रूपांतरित किया जा सकता है। हीट के रूप में भी रूपांतरित किया जा सकता है। आप देखे होंगे प्रेस गर्म किया जाता है, हीटर चला दिया जाता है तो उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, यानी आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए शक्ति का औद्योगिक रूप। ठीक है, अब भाई शक्ति की आवश्यकता है तो इसका तो औद्योगिक रूप भी होना जरूरी है। तो देखिए शक्ति का जो औद्योगिक रूप है, ठीक, वह क्या है, विद्युत है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से हमें क्या करना है, विद्युत उत्पन्न करना है। तो देखिए अत्यधिक लाभ के कारण ही शक्ति का औद्योगिक रूप क्या है, विद्युत है। ठीक है, यानी अत्यधिक लाभ के कारण ही शक्ति का औद्योगिक रूप जो है वो विद्युत है। क्योंकि विद्युत जो है आप देखेंगे टरबाइन लगाया जाता है, पवन ऊर्जा है, सब क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो शक्ति प्लांट होते हैं उनके द्वारा प्राकृतिक ऊर्जाओं को भी विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। इसीलिए शक्ति का जो औद्योगिक रूप है वह विद्युत है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नोट पॉइंट, ये आपको जीके के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए विश्व की पूर्ण ऊर्जा की खपत जो है 35% जो भाग है विश्व की पूर्ण ऊर्जा खपत का, वह अमेरिका द्वारा क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। और विश्व का केवल 7% जनसंख्या ही अमेरिका में निवास करता है। ठीक है, देखिए केवल 7% जनसंख्या विश्व की अमेरिका में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा खपत जो है 35% जो है पूरे ऊर्जा का खपत अमेरिका केवल अकेले करता है। वहीं भारत की बात की जाए तो विश्व की पूर्ण ऊर्जा खपत का केवल 1% ही भारत क्या करता है, प्रयोग किया जाता है, जबकि विश्व का 20% जनसंख्या भारत में रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर जो भारत की विकास अगर जो किया जाएगा तो केवल और केवल एनर्जी को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। ठीक है, यदि विकास में तेजी किया जाए तो भारत में जितना अधिक से अधिक ऊर्जा बनेगा भारत में, उतना अधिक क्या होगा, भारत विकसित होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे शक्ति प्लांट क्या है। ठीक, तो शक्ति प्लांट यानी पावर प्लांट, ठीक, जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो देखिए एक मशीन या कई मशीनों और उपकरणों के सामूहिक रूप, ठीक है, शक्ति प्लांट कहलाता है। पूछ देगा कि शक्ति प्लांट की परिभाषा बताइए, तो आप लिखेंगे कि एक मशीन या कई मशीनों और उपकरणों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, शक्ति प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुपयोगी ऊर्जा या उपयोगी ऊर्जा के रूपांतरण यंत्र या मशीन द्वारा जो किया जाता है उसे शक्ति प्लांट कहते हैं। ठीक है, यानी अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग नहीं है ऊर्जा का, उसे उपयोगी ऊर्जा में रूपांतरण जब करेंगे तो जिस युक्ति या यंत्र का या मशीन का जो उपयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे, उससे हम कह देंगे शक्ति प्लांट। ठीक है, अब देखिए अब बात किया जाए कि शक्ति प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। तो शक्ति प्लांट जो है वह उसमें ऊर्जा शक्ति प्लांट के रूप में होते हैं, जल शक्ति प्लांट के रूप में होते हैं, न्यूक्लियर शक्ति प्लांट के रूप में होते हैं। ठीक है, कहा जाए तो रेल का इंजन आप पढ़े होंगे, पहले कोयला से चला था। तो कोयला से कैसे चला था, उसमें कोयला को जलाकर हीट उत्पन्न किया जाता था, तो
तो वह एक प्रकार का एनर्जी होता था, फिर उससे मैकेनिक्स में बदला जाता था, भाप चलाकर, भाप उत्पन्न करके, ठीक है। यानी किसी न किसी प्रकार से उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल कर ही हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। अब जल शक्ति क्या है, देखिए आगे हम सब बताएंगे, चलिए आप जल्दी जल्दी आप देखें, ठीक है। तो देखिए आ गया है कि कैसे होता है। तो देखिए प्राकृतिक पदार्थ की ऊर्जा है, ठीक। जैसे मान लीजिए जल है, जब ज्वार आता है, ज्वार भाटा समुद्र में, तो जल आएगा। अब यांत्रिक या इंजन या टरबाइन, ठीक है, कोई यंत्र लगा देंगे, तो जब जल आएगा तो उसे क्या करेगा, घुमाएगा, तो वह यांत्रिकी ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है अभी। और जब यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो वहाँ एक लगा दिया जाएगा विद्युत जनित्र, और जैसे ही विद्युत जनित्र लगाया जाएगा तो वह क्या होगा, विद्युत शक्ति में बदल जाएगा, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे कि विद्युत उत्पन्न होने लगा, ठीक है। तो यह ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा को हम विभिन्न रूपों में चाहे तो बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए शक्ति प्लांट के विषय में नोट पॉइंट क्या है। तो देखिए शक्ति प्लांट जो है, विद्युत शक्ति प्लांटों से कई सारे कारखाने तथा फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, ठीक है। जितनी भी फैक्ट्रियां और प्लांट हैं वह विद्युत शक्ति द्वारा ही क्या चलाई जाती हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, ये देखिए। अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट चालू हो गया। यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, BTUP बोर्ड में, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखिए ऊर्जा के जो स्रोत हैं वह देखिए फासिल या जीवाश्म ईंधन या ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, ये स्रोत है। भू ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत, सोलर या सौर ऊर्जा स्रोत, टाइडल या ज्वार, विंड या पवन, हाइड्रो या जल, बायोमास या जैव द्रव्य, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस में मैं सब आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अंत तक लगे रहिए। अब देखिए सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो होती हैं वह प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ठीक है। मैंने आपको भी बता दिया कि ब्रह्मांड जो बना है वह ऊर्जा का ही रूप है और इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कभी ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। जैसे आदमी इंसान है, चल रहा है, तो यह मरेगा तो ये नष्ट नहीं होगा। इसकी एनर्जी जो है, इसका जो शरीर है, वह मछलियाँ खाएंगी तो उन्हें एनर्जी मिलेगा, फिर उनको कुछ खाएगा, यानी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। आप तो भले इंसान हैं, लेकिन आपको जब मरेंगे तो फिर आपको कोई मान लीजिए आपको नदी में फेंका गया तो नदी में बन जाएगा, नहीं तो अगर जो आप जला दिए गए तो वहाँ पर आपका हीट एनर्जी निकलेगा हीट के रूप में, ठीक है। तो आप किसी न किसी रूप में बदल जाएंगे, ठीक है। और प्राकृतिक से हमेशा क्या रहेंगे, सीमित ही रहेंगे। अब देखिए ऊर्जा के स्रोत हो गए, तो मैंने बता दिया कि सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वो प्राकृतिक से ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए इनके प्रकार की बात की जाए, ये प्रकार आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार की बात की जाए तो ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत और एक अपरंपरागत, ठीक है। तो देखिए ये पूछता है आपके पेपर में कि परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताइए या दोनों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप अच्छे से देखते रहिए, आपको सब आसान भाषा में समझ में आएगा। देखिए परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसका दूसरा नाम जो है वह व्यापारिक है, व्यापारिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। और अपरंपरागत जो स्रोत है इसका दूसरा नाम है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, या ग्रीन एनर्जी, ठीक है। इसे ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत को। यह जो होता है वो असीमित होता है, तो वह ऊर्जा स्रोत जो असीमित मात्रा में है उसे अपरंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, यह असीमित मात्रा में है, इससे हम सोलर द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर लेंगे। अब सीमित ऊर्जा स्रोत वो कहते हैं जो सीमित हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। अब देखिए इसमें नोट पॉइंट क्या आपको याद रखना है नोट पॉइंट में। तो गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय का नया नाम जो है वह नवीन और पुनरुपयोगी ऊर्जा मंत्रालय रखा गया है, ठीक है। ये अभी हाल ही में किया गया है, ठीक। तो करंट में भी आप चल रहे हैं, आपको इसी से जीके के भी थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा। अब देखिए ऊर्जा के स्रोत के प्रकार, ठीक। तो अब देखिए ये दो प्रकार के हैं, ठीक है। ऊर्जा स्रोत के प्रकार जो हैं वह दो प्रकार के हैं, पहला तो मुख्य ऊर्जा स्रोत और दूसरा लघु ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो देखिए मुख्य ऊर्जा स्रोत के क्या होते हैं, इसके अंतर्गत फासिल या जीवाश्म ईंधन, जल ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जाओं को रखा गया है, ठीक है। मुख्य ऊर्जा स्रोत में फासिल या जीवाश्म ईंधन, जल ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जाओं को क्या किया गया है, रखा गया है मुख्य ऊर्जा स्रोत में। और लघु ऊर्जा स्रोत में क्या है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा तथा ज्वार को क्या रखा गया है,
लघु ऊर्जा स्रोत में, ठीक है। अब देखिए आगे, इसमें देखिए कि विश्व की 92%, ठीक है, विश्व की जो 92% है ऊर्जा, वह इससे क्या की जाती है, मुख्य ऊर्जा स्रोत से क्या प्राप्त की जाती है। अब देखिए लघु ऊर्जा स्रोत जो है उससे केवल 8% भाग ही, विश्व का 8% भाग ही प्राप्त किया जाता है। मतलब सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूउष्मीय ऊर्जा से, ज्वार ऊर्जा से केवल 8% भाग ही क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है विश्व का। और जबकि मुख्य ऊर्जा स्रोत है वो विश्व की कुल ऊर्जा का 92% भाग क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यानी फॉसिल या जीवाश्म ईंधन से, जल ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा से क्या मुख्य ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऊर्जा स्रोतों के प्रकार हो गए। अब देखिए आगे आपका है फॉसिल या जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, ठीक है। आपका ये प्रश्न बनता है कि बताइए फॉसिल या जीवाश्म ईंधन क्या है, परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो देखिए फॉसिल या जीवाश्म ईंधन क्या है, तो फॉसिल या जीवाश्म ईंधन जो है वे ईंधन जो भूगर्भ द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, यानी वे ईंधन जो भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है उसे फॉसिल या जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है वह मुख्य फॉसिल कोयला, तेल, पेट्रोलियम, तार, सैंड, प्राकृतिक गैस इत्यादि क्या होते हैं, आते हैं। अब देखिए इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। यानी इनसे क्या किया जाता है, ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है। कोयला जलेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, तेल जलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, पेट्रोल जलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, तार, सैंड है, प्राकृतिक गैस जो है, इन सबको, यानी सब क्या है उसमें ऊर्जा का स्रोत है, इसका अन्य नाम हो जाएगा। अब देखिए यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तेल है तो द्रव अवस्था में, गैस भी अवस्था में है, और कोयला है तो ठोस अवस्था में है, ठीक है। अब ये देखिए अप्रत्यक्ष रूप से यह सूर्य पर आधारित है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे आधारित है भैया, तो देखिए जब सूर्य तो पृथ्वी जो है वह सूर्य से बहुत पुराना संबंध है, तो बहुत पुराना पृथ्वी है। और पहले क्या हुआ, भूकंप आता था तो पहले भी पेड़ पौधे रहे होंगे, वो दब जाते हैं, जो भी जीव वगैरह रहते हैं तो वो सूर्य से ऊर्जा लेते रहते हैं ऊष्मा के रूप में। और यही ऊर्जा जो है पेड़ पौधे लेकर, और जब दब जाते हैं तो कोयला के रूप में बन जाते हैं। तो फिर क्या होते हैं वो क्यों, कैसे एनर्जी लिए हैं, तो सूर्य से लिए हैं, और जब सूर्य से लिए हैं तो फिर वही एनर्जी के रूप में वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, कोयला के रूप में, पेट्रोल के रूप में। यानी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, इसी को कहते हैं। देखिए नष्ट तो नहीं हुआ, पेड़ पौधे जब सड़े गले तो वो तो मृत हो गए, लेकिन उनका तो अभी ऊर्जा है ना, इसीलिए कहा जाता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए भूगर्भ से प्राप्त अवशेष जैसे पद चिन्ह, ढांचे, हड्डियाँ इत्यादि क्या है, फॉसिल ईंधन कहलाता है, ठीक है। भूगर्भ से जो भी अवशेष प्राप्त होता है, पद चिन्ह भी हो गए, ढांचे हो गए, हड्डियाँ हो गई, फॉसिल कहलाता है, ठीक है। समझ में आया फॉसिल क्या होता है। अब देखिए इस शक्ति को प्राप्त करने की विधि, यानी फॉसिल ईंधन को प्राप्त करने की क्या विधि है, तो देखिए फॉसिल ईंधन को पहले क्या किया जाता है, भट्ठी या बॉयलर में डाला जाता है, यानी अब इसमें जलाया जाएगा इसको, तो इसमें से भाप निकलेगा, ठीक है। और ये है परावर्तक, यानी कि जो भाप रहेगा वह पुनः इसमें संशोधित होकर जो इसके काम के लिए रहेगा फिर वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें टरबाइन, देखिए भाप बनेगा जब इसमें बॉयलर में फॉसिल ईंधन से भट्टी या बॉयलर में डाल के, तो भाप बनेगा, भाप बन के टरबाइन को जो आएगा, टरबाइन घुमाएगा, ठीक है। जब घुमाएगा तो भाई भाप तो बाहर कहीं से निकलेगा तभी तो ये टरबाइन घूमेगा। तो टरबाइन घूमने के बाद क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा बनेगी, यांत्रिकी शक्ति बनेगी, यांत्रिकी ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा से हमको पता है कि विद्युत जनरेटर वहाँ सेट कर देंगे, यहाँ से मोटर आप देखे होंगे बचपन में, हम लोग बचपन में क्या करते थे कि साइकिल के टायर में एक वो बैटरी वाला मोटर लगा देते थे, और पहिया जब नचाते थे और पीछे 2 बत्ती लगा देते थे, ठीक है। जब पीछे बत्ती लगा देते थे मोटर के यहाँ, तो और इससे जब घुमाते थे टायर पर लगा के तो ये बत्ती जल जाती थी। तो इससे क्या होता था कि यांत्रिकी शक्ति से हमें विद्युत शक्ति में परिवर्तित हो जाता था, ठीक है। तो वही है विद्युत शक्ति, ठीक है। अब देखिए इस शक्ति का उपयोग क्या है, यानी जीवाश्म या क्या था ये, फॉसिल या जीवाश्म, हाँ, इसके उपयोग क्या क्या है। तो देखिए इसका उपयोग जो है वायु, रेल इंजन,
ट्रक, मोटर, स्कूटर आदि में किया जाता है, यानी पेट्रोल वगैरह, ये सब तो आप भी जानते होंगे। यांत्रिकी शक्ति फॉसिल या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। वायु, रेल इंजन, ट्रक, मोटर, स्कूटर आदि यांत्रिकी शक्ति जो है वह फॉसिल या जीवाश्म ईंधन से ही क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब देखिए कोयला जो है बड़े बड़े कारखानों चलाने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है खाना पकाने, वाहनों में वेल्डिंग इत्यादि, अब तो वाहन भी चल रहे हैं गैसों से ही, ठीक है। अब देखिए इसमें नोट पॉइंट क्या है, तो भारत में 50 से अधिक थर्मल पावर प्लांट हैं। भारत में थर्मल पावर प्लांटों की स्थापित क्षमता 3,44,719 मेगावाट है। समझ में आया? 3,44,719 मेगावाट। ये सब आपको याद नहीं करना है, लेकिन आप जीके के लिए चाहे तो याद कर सकते हैं कि भारत में 50 से अधिक थर्मल पावर प्लांट हैं और भारत में थर्मल पावर प्लांट के स्थापित क्षमता जो है वह 3,44,729 क्या है, मेगावाट है। अब देखिए भूस्मीय ऊर्जा स्रोत। भूस्मीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो देखिए भूस्मीय ऊर्जा स्रोत जो है यह पृथ्वी पर क्या है, जहाँ भाप निकल रहा हो या उबलते पानी के झरने हैं, वहाँ क्या किया जाता है, ज्वालामुखी के रूप में क्या बाहर निकलती है, ठीक है, भू ऊष्मा जो है। अब देखिए पृथ्वी में विद्यमान ऊष्मा जो होता है उससे भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, वही ऊर्जा जो स्रोत है। या ज्वालामुखी के रूप में भी निकलता है, या झरने जो होते हैं, गर्म पानी वाले झरने भी आप सुने होंगे, उनसे भी क्या ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखिए लावा द्वारा पानी गर्म करके भाप बनाकर क्या किया जाता है, भू ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ये सब अनुपयोगी हैं। मान लीजिए गर्म झरना है, अनुपयोगी है, बह रहा है, अगर जो हम उससे कोई टरबाइन चलाकर या बॉयलर में डालकर उसे भाप बना के, और क्योंकि गर्म रहेगा उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहेगी, उससे हम बदल सकते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये सभी बातें हैं। अब देखिए शक्ति प्राप्त करने की विधि, यानी जो ये भू ऊष्मीय ऊर्जा है, अब इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए मान लीजिए गर्म पानी का क्या है, ये देखिए यहाँ सबसे पहले गर्म पानी का क्या है, भाप निकलेगा भूमि से, तो यहाँ से क्या किया जाता है, टरबाइन चलाया जाएगा, और जब टरबाइन चलेगा तो यांत्रिकी शक्ति में बदल जाएगा, और यांत्रिकी शक्ति से हम जानते हैं कि जनित्र चलाकर विद्युत शक्ति में बदल लेंगे, और एनर्जी को हम जहाँ मर्जी तहाँ भेज सकते हैं तार के रूप से, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बात की जाए उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग जो है अमेरिका, जापान, सोवियत संघ इत्यादि देशों में इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है, इस समय। अब देखिए हमारे देश में उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है, इसका जो उपयोग है वह प्रारंभिक अवस्था में अभी शुरू हुआ है। और सन 1905 में सर्वप्रथम इटली में भू ऊष्मीय शक्ति प्लांट लगाया गया, ठीक है, भू ऊष्मीय शक्ति प्लांट सन 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम इटली में लगाया गया था। समझ रहे हैं, जीके के लिए बात सही है। जीके में आपको तो जो भी आएगा BMW उतना, मतलब पेपर बहुत ही आसान आता है, बहुत आसान। आपको मैं इतने डीप से पढ़ा रहा हूँ लेकिन पेपर बहुत आसान आएगा, इससे कहीं ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ज्ञान के लिए पढ़ें, बाकी पेपर तो आप एक रात में पढ़ के निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन काम आपको आगे जो आएगा वो आपका नॉलेज आएगा। अब देखिए नोट पॉइंट क्या है इसमें, तो नोट पॉइंट जो है, भारत में अब तक 250 स्थानों का पता क्या लगाया जा चुका है जहां से हम भू ऊष्मीय ऊर्जा का प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भारत में अब तक 250 स्थानों का पता लगाया जा चुका है, यानी ये पता लग गया है जहां से हम भू ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे चलते हैं, सौर या सोलर ऊर्जा स्रोत, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी मैं अब ख़त्म करने का। देखिए सौर या सोलर ऊर्जा आप पढ़े होंगे, सोलर एक होता है, सोलर प्लेट आप लोग सुने भी होंगे। सोलर प्लेट क्या होता है, उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। तो सोलर प्लेट की सहायता से सूर्य के प्रकाश विद्युत ऊर्जा के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसकी आवश्यकता है किसकी, सौर या जो ऊर्जा होती है, देखिए सोलर प्लेट की सहायता से सूर्य के प्रकाश विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है,
सौर ऊर्जा जो है 1% भाग हम प्रयोग करते हैं। पूरे सूर्य की ऊर्जा जो आती है जितनी पृथ्वी पे, उस पे पूरा पृथ्वीवासी केवल 1% भाग ही क्या प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, नाभिकीय भू ऊष्मीय ऊर्जा को छोड़कर, नाभिकीय ऊष्मीय भू ऊष्मीय ऊर्जा को छोड़कर सभी ऊर्जाएं जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, वह सूर्य से ही, सूर्य के द्वारा ही क्या प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए, सौर ऊर्जा उपयोग में कठिनाई। अब देखिए भैया, सूर्य जो है दिन भर घूमते रहते हैं, चक्कर मारते रहते हैं, तो अगर जो आप कोई यंत्र भी बैठाएंगे सोलर प्लेट, तो मान लीजिए इस टाइम सूर्य यहाँ पर है तो सीधा प्रकाश पड़ेगा। अभी अब सूर्य भगवान यहाँ आ जाएंगे तो ऊपर से निकल जाएगा, सोलर प्लेट पे ढंग से प्रकाश नहीं आएगा, तो उतना एनर्जी नहीं बन पाता है, ठीक है। ये सब समस्याएं हैं, तो ये सब कठिनाई होती है। देखिए, केवल दिन में प्रयोग भी कर सकते हैं आप सूर्य ऊर्जा को। बादलों के द्वारा इसके मान में क्या कमी आ जाती है, मान लीजिए बादल उदल आ गया तो इसके मान में कमी आ जाएगी। सूर्य का लगातार कोणीय स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए, शक्ति प्राप्त करने की विधियाँ क्या क्या है, यानी कौन सी शक्ति, तो ये सौर ऊर्जा की शक्ति, ठीक है। तो देखिए, सौर ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने की कई विधियाँ हैं, ठीक है, जिसमें से आपको महत्वपूर्ण दो ही विधि है। एक तो आपका कांच या लेंस विधि और दूसरा रिफ्लेक्टर या परावर्तक विधि। तो आपको ये थोड़ा बहुत पूछ देता है प्रश्न कि बताइए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की कोई एक विधि का वर्णन कीजिए। ये सब आसान है तो आप बता भी सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, कांच लेंस विधि में, कि इसमें जब होता है एक लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो कांच लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को संकेंद्रित करके पानी गर्म करके टरबाइन चलाया जाता है। जब टरबाइन चलेगा तो क्या विद्युत शक्ति में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये दर्पण वाले में क्या होता है, ठीक है, दर्पण वाले भी पढ़ लीजिए, रिफ्लेक्टर या परावर्तक विधि में। तो इसमें जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, प्रकाश किरणों को संकेंद्रित करके पानी गर्म किया जाता है और विद्युत टरबाइन चलाकर वगैरह वगैरह। आप आगे जानते हैं टरबाइन चलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिकी से विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए, सोलर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा, ठीक, सोलर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त करने की विधियां हैं। वो जो है वो फोटो सेल, मतलब प्लेट वाला बता दिया है, प्लेट लगा दो डायरेक्ट, सोलर आएगा डायरेक्ट प्लेट, उससे क्या कर दिया, विद्युत ऊर्जा बदल दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा वहाँ से बदल जाएगा, तो उसी को है सोलर द्वारा सीधे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि फोटो वोल्टेज सोलर सेल की सहायता से सीधे विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखिए, फोटो वोल्टेज सोलर सेल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि भाई फोटो वोल्टेज सोलर सेल क्या होता है। तो ये जो है अर्धचालक पदार्थ के बनाए जाते हैं, ठीक है। जो काला काला आप देखे होंगे प्लेट, उसमें छोटे छोटे कई सारे टुकड़े भी के रूप में लगे रहते हैं। ये सब क्या होते हैं, अर्धचालक के बनाए जाते हैं। और अर्धचालक आपको पता ही होगा बहुत महंगा होता है, इसीलिए सोलर प्लेट आपको बहुत महंगा मिलता है, अच्छे प्रकार के सोलर। अब देखिए, इसका प्रमुख जो है अर्धचालक है। अर्धचालक के रूप में जो है वह सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड आदि क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फोटो सेल सोलर बनाने में। और सबसे महंगा तो होता है ये सिलिकॉन वाला जो होता है ना, ये प्रयोग किया जाता है जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनके सोलर प्लेट में उपयोग किया जाता है, बहुत महंगा होता है ये, ठीक है। अब देखिए, सिलिकॉन फोटो सेलों में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग उपग्रहों में किया जाता है, ठीक है। नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट आप पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा नोट पॉइंट है आपको लिए और आसान भी है। अब देखिए, ये दोनों मैंने भी जो बताया, इसका मैं अभी डायग्राम बता रहा हूँ। ये है सूर्य, और सूर्य से जब प्रकाश आएगा तो यहाँ पर लगा है उत्तल लेंस या कांच लेंस से भी कर सकते हैं। और यह जब केंद्रित होगा तो यहाँ पर पानी रख देंगे तो गर्म होने लगेगा। आप बच्चे थे तो आप ये पढ़े, ये खेले होंगे गेम, एक लेते थे डॉक्टर वाला जो होता है उत्तल लेंस, उसमें लगा रहता है, प्रकाश को लगा देते थे, पीछे में कागज रख देते थे और जब प्रकाश केंद्रित होता था तो ये जला देता था इससे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता था कि ये अगर जो यहाँ पानी रख दें तो पानी भी गर्म होने लगेगा भाई, सही बात है। और यह जब बड़ा लेंस रहे तो ज़्यादा मात्रा में पानी गर्म होगा, तो वहाँ से हम टरबाइन चलाकर वगैरह वगैरह, ठीक है, आप उतने समझदार हैं। अब देखिए, परावर्तक विधि में क्या होता है, तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये जब इसमें प्रकाश पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा तो टकरा कर एक बिंदु पर मिलेगा, फिर वहाँ पर भी हम पानी रख के कर सकते हैं।
लेकिन ये सब बहुत कठिनाइयाँ इसमें होती हैं, बार बार उससे घुमाना पड़ता है। अब फोटो सेल सबसे अच्छा है, इसमें डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आएगा सोलर में और आराम से हो गया। अब देखिए आगे, सोलर ऊर्जा की उपयोगिता क्या है। ठीक है, सोलर ऊर्जा की उपयोगिता भी थोड़ा जान लीजिए, इसकी उपयोगिता क्या है। तो इससे तो पहला नंबर, हम लोगों के शरीर को विटामिन डी मिलती है, क्योंकि भाई विटामिन डी भी मिल रहा है तो एक प्रकार का ऊर्जा ही हमें मिल रहा है। ठीक, अब देखिए, ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। घरेलू एवं औद्योगिक क्रियाएं सूर्य के प्रकाश द्वारा ही होती हैं। सूर्य के प्रभाव से ही हवाएं चलती हैं और वर्षा होता है। सोलर पंप चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी सुखाने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं। अब देखिए नोट पॉइंट इसमें क्या है। तो ऐसा अनुमान है कि सन 2050 तक सोलर ऊर्जा जो है विश्व की 80% ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। ठीक है, 2050 तक जो है सोलर ऊर्जा द्वारा विश्व की 80% ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी, पूरी हो सकेगी 2050 तक। ठीक है, बहुत सारे सोलर प्लांट बैठाए जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी देश की जो उन्नति होगी वह ऊर्जा के द्वारा ही होगी। जिस देश की जितना अच्छा एनर्जी सोर्स रहेगा, जितना अच्छा उत्पन्न ज़्यादा किया जाएगा मात्रा में और जितना ज़्यादा मात्रा में खपत किया जाएगा, वह देश उतना ही विकासशील होगा। अब देखिए, सोलर ऊर्जा चालित कुछ प्रमुख उपकरण। तो सोलर चालित द्वारा ऊर्जा के कुछ बहुत सारे उपकरण भी हैं। सोलर द्वारा बहुत सारे उपकरण हैं, जिसमें पहला है सोलर कुकर, दूसरा है पैराबोलिक डिस्क सोलर कुकर, तीसरा है सोलर इन्वर्टर, चौथा है सोलर वाटर हीटर, सोलर शक्ति प्लांट, सोलर पंप सिस्टम, सोलर बत्ती यूनिट। ठीक है, ये सभी क्या हैं, सोलर के प्रमुख उपकरण हैं। अब देखिए, सोलर पोर्टेबल मोबाइल चार्जर भी एक आ गया है। ठीक है, नहीं लिए हो तो आप खरीद के रख लो। अब कहीं कहीं घाम भी दिखे आपको, धूप उप, तो वहीं लगाओ अपना मोबाइल चार्ज और खस के चले जाओ। ठीक है, अब तो मोबाइल में भी खुद सोलर प्लेट भी आने वाले समय में बनने लगेगा ना, उससे किसी चार्जर में नहीं खसना, उसे केवल धूप में रख दो, आपका चार्ज हो जाएगा कहीं पर भी हो। ठीक है, तो बहुत सारा मतलब विकास हो रहा है अभी। अब देखिए, न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ये आपको पेपर में आता है कि न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मैं आपको आगे प्रश्न दिखाऊंगा क्या क्या आपके पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए, आखिर ये क्या है, न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसमें जो होता है परमाणु है। अब इसको छोटे छोटे परमाणु के टुकड़ों के रूप में क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो भाई तोड़ेंगे तो उसमें से कुछ एनर्जी उत्पन्न होगा, और जो एनर्जी उत्पन्न होगा उससे ही कहते हैं न्यूक्लियर द्वारा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना। या छोटे छोटे परमाणुओं को जब ये करेंगे तो भी एनर्जी उत्पन्न होगा, और जब ये एनर्जी उत्पन्न होगा तो उसे भी हम कह देंगे कि न्यूक्लियर या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे मतलब कहाँ उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम वो जब टूटता है ना तो एनर्जी बहुत मात्रा में उत्पन्न होता है। अब मान लीजिए सूर्य का निर्माण आप पढ़े होंगे, सूर्य का निर्माण सबसे आसान परिभाषा उदाहरण के रूप में देखा जाए तो सूर्य है। सूर्य पहले क्या था, पूरे ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन था। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हुआ कि केंद्रित हुआ खूब ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन क्या हुआ, केंद्रित हुआ, और इतना ज़्यादा मात्रा में हो गया कि इसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बंधन इसका क्या हो गया, टूटने लगा, और ये हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने लगा। और जैसे हीलियम में बदलना चालू हो वैसे ही विस्फोट हो गया, और जब विस्फोट हुआ तो पूरे ब्रह्मांड का रचना हो गया। समझ में आ रहा है, तो पूरे ब्रह्मांड का रचना हो गया। तो वही ऊर्जा के जो हैं अभी भी भाग पूरे ब्रह्मांड में क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और वही ब्रह्मांड का पूरा छोटा सा एनर्जी का स्रोत हम लोग लेते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के रूप में। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि क्या है न्यूक्लियर वाला। तो जब परमाणु छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक होंगे तो भी एनर्जी निकलेगा, और जब टूटेंगे तो भी एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो परमाणु को तोड़ने या जोड़ने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब तोड़ने में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब परमाणु को तोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको पता हो गया। अब देखिए कितने प्रकार के हैं, तो आपको बता दिया कि पहला तो जोड़ने वाला और दूसरा तोड़ने वाला, दो प्रकार के हो गए। जब छोटे छोटे परमाणु को जोड़ा जाएगा तो जो ऊर्जा निकलेगा उसे सम्मिलित विधि द्वारा या फ्यूजन कहेंगे, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा कोई परमाणु तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगा
उसे विखंडन द्वारा ऊर्जा या फिशन कह देंगे, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा प्राप्त करने की विधि क्या है, मतलब ये वाला ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए देखिए सम्मिलित विधि या फ्यूजन में क्या होता है। तो फ्यूजन में आपको बता ही दिया कि दो परमाणु छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा परमाणु बनते हैं। यानी देखिए ये विधि जो है हाइड्रोजन सूर्य में होता है। हाइड्रोजन जो होते हैं मिलते हैं, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और जब हीलियम बनाते हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह सूर्य में उत्पन्न होती है, ठीक है। इसीलिए सूर्य हमेशा क्या रहता है, धधकता रहता है। अब विखंडन विधि में जो होता है, ये में एक परमाणु जो होता है छोटे छोटे भागों में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। इसे विखंडन कहते हैं। ये सम्मिलित विधि में क्या आता है, हाइड्रोजन बम आता है, ठीक है। सॉरी, सम्मिलित विधि में जो है परमाणु बम आता है। परमाणु बम में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु बम। और इसका जो उपयोग है वह विखंडन विधि का जो प्रयोग है यह हाइड्रोजन बम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बम में। अब देखिए इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए प्राप्त करने की इसकी पहले तो मैं बता दिया, ये सम्मिलित विधि यानी फ्यूजन विधि, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनेगा। अब ये देखिए ये वाला विधि है विखंडन विधि। ये विखंडन विधि को मैं बता रहा हूँ इसमें कि विखंडन विधि की ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये विखंडन विधि के लिए है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि धीमी गति का कोई न्यूट्रॉन से टक्कर कराया जाता है यूरेनियम की। तो जब टक्कर कराया जाता है तो यूरेनियम दो टुकड़ों में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर तीव्र गति से वो न्यूट्रॉन क्या होता है, आगे चला जाता है, जिसे मॉडरेटर में डाल के क्या किया जाता है, मॉडरेटर होता है, इसकी गति को धीमा करता है। फिर ये जब धीमी गति से न्यूट्रॉन जाता है तो फिर ये यूरेनियम से टकराता है, तो फिर दो भागों में बढ़ जाता है, तो फिर कुछ एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है। परमाणु जब दो भागों में बढ़ती है फिर ये मॉडरेटर से यही तीव्र होता है, यानी चेन प्रक्रिया चलती रहती है, मॉडरेटर से इसे चलता रहता है आगे तक, ठीक है। और धीरे धीरे टूटता रहता है यूरेनियम और ऊर्जा उत्पन्न होता रहता है, ठीक है। तो इसमें एक कमी है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, अवशेष उत्पन्न हो जाते हैं। ये मान लीजिए जो है प्लूटोनियम, ये सब क्या है, कचड़े के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। यानी इनका जो कचड़ों का नियंत्रण है वो बहुत कठिनाई होता है रखने में। भाई इसका नियंत्रण भी तो करना चाहिए, बना रहे हैं आप तो इस ऊर्जा को, तो इसीलिए कठिनाई होती है इसका। तो इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसका प्रयोग केवल हाइड्रोजन बम में किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग, तो फिशन या विखंडन विधि का प्रयोग। इसमें एक परमाणु दो टुकड़ों में टूट जाता है। अब देखिए ऊष्मागतिकी क्या है, ये आपको मतलब बस बता रहा हूँ, लेकिन आपके चैप्टर्स में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही नहीं है। तो देखिए मैं आपको फिर भी जानकारी के लिए बता देता हूँ ऊष्मागतिकी में क्या पढ़ना है आपको। तो देखिए ऊष्मागतिकी जो है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा का रूपांतरण या अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं, ठीक है। यह विज्ञान की एक शाखा है, इसका बाकायदा एक बुक भी है मैकेनिकल वालों के लिए, थर्मोडायनेमिक्स का, आगे चल के, ठीक है। अब देखिए ऊष्मागतिकी के निकाय क्या क्या हैं। तो ऊष्मागतिकी के जो है निकाय हैं वो तीन होते हैं निकाय। पहला तो खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय और तीसरा विच्छिन्न निकाय, ठीक है। इसे ओपन सिस्टम कहते हैं, बंद निकाय को क्लोज सिस्टम और विच्छिन्न निकाय को आइसोलेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया हूँ इसमें कि ऊर्जा और द्रव्य को जिसमें आदान प्रदान होता है, जिस निकाय में ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, खुला निकाय, ठीक है। और बंद निकाय जो होता है इसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ठीक है। और विच्छिन्न निकाय में इसमें कुछ नहीं आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, खुले बीकर में जब हम पानी रख कर गर्म करते हैं तो यह क्या होता है, डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। तो ये खुला निकाय हो गया। बंद निकाय है कि मान लीजिए घी गर्म करके कांच के शीशे में भर दिए तो फिर कुछ देर बाद क्या होगा, उसमें से ऊर्जा तो द्रव्य तो कुछ आदान प्रदान नहीं होगा, केवल ऊर्जा बाहर निकलेगा ऊष्मा के रूप में और कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके द्रव्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ठंडा हो जाएगा तो ऊर्जा का क्या हो गया, प्रभाव पड़ा। तो स्टील में बंद डब्बे में दूध या चाहे घी मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। अब इसमें देखिए विच्छिन्न निकाय में क्या है, तो पूरा ब्रह्मांड ही एकमात्र इसका उदाहरण है विच्छिन्न निकाय का। पूरा ब्रह्मांड आइसोलेट सिस्टम, इसमें कुछ नहीं आदान प्रदान होगा। यानी ब्रह्मांड किससे भाई, ब्रह्मांड जितने फैला है
वह किससे ऊर्जा लेगा देगा, किसी से नहीं, कोई ऊर्जा लेगा देगा नहीं, ठीक है। और एक बता दूं, थर्मस जो है, थर्मस थर्मस भी एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि थर्मस में जब पानी आप रख देंगे गर्म, तो सुना हूँ मैं कि कई दिनों तक गर्म ही रहता है, ठीक है, गर्म पानी रखने पर। तो इसमें से ना ही हीट कोई, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता ही होगा, क्योंकि मैं तो अभी यूज़ नहीं किया हूँ, बस सुना हूँ कि थर्मस में ऊर्जा नहीं होता है, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ 2-3 दिन तक अगर जो रहे तो उसमें थोड़ा बहुत निकल ही जाएगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिसमें से एनर्जी का आदान प्रदान ना हो पाए, ठीक है। तो पूरा एनर्जी थर्मस भी नहीं बन पाता है, और द्रव्य का तो आदान प्रदान नहीं है होगा ढक्कन जब बंद है तो। अब देखिए ऊष्मागतिकी के नियम क्या क्या है, ये आपको इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय नियम पूछ देता है, कभी कभी पूछा तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ देगा, तो आप पढ़ लीजिए थोड़ा ज्ञान के लिए, ठीक है। ऊष्मागतिकी के नियम क्या है, तो देखिए ऊष्मागतिकी के 4 नियम है। पहले तो जो थे वो तीन ही नियम थे, लेकिन ये जल्द ही शून्यवां नियम जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो 4 अब नियम हो गए हैं। तो प्रथम नियम क्या है ऊष्मागतिकी का, देखिए प्रथम नियम जो है, इसमें ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इससे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो है नियम, उसे प्रथम नियम कहा जाता है। अब दूसरा नियम देखिए, तो दूसरा नियम जो है 2 वैज्ञानिकों ने दिया है, एक तो मैक्स प्लैंक का नियम है और दूसरा है क्लासियस का नियम, ठीक है। तो देखिए मैक्स प्लैंक का क्या नियम है, तो इन्होंने बताया कि जो ऐसा कोई इंजन अब तक नहीं बना है जो संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदल सके, ठीक है। ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो संपूर्ण ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में बदल सके, ठीक है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था मैक्स प्लैंक ने। और क्लाइयस ने कहा था कि ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडा की ओर प्रवाहित होती है, समझ रहे हैं। छड़ आप गर्म कर रहे हैं तो हमेशा गर्म से ही न ठंडे की ओर प्रवाहित होती है ऊष्मा, तो ये कहा था क्लाइसियस ने। तो ये द्वितीय नियम भी हो गया। अब देखिए तृतीय नियम क्या है, तृतीय नियम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मैं बता देता हूँ ज्ञान के लिए। तो देखिए परम शून्य ताप वाले विशुद्ध क्रिस्टल की एंट्रॉपी क्या होती है, शून्य होती है। तो आपको मैं परम शून्य ताप बता दूं, तो परम शून्य ताप जो होता है, ऐसा कोई ताप नहीं मतलब जो परम शून्य ताप कहलाए वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि परम शून्य ताप वो 0 पॉइंट होगा तापमान का, जिस पर उसके जो वह 0 ताप, परम शून्य ताप क्या होता है, तो वह 0 ताप जिस पर किसी भी पदार्थ के जो भी कण हैं, उसमें जो भी पदार्थ में जो भी कण हैं वह स्थिर अवस्था में हो, ठीक है। तो ऐसा अब तक कोई भी तत्व नहीं बना, ऐसा कोई भी तापमान नहीं है जिस पर पदार्थ के सभी कण क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, क्योंकि चक्कर हमेशा लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन लगाता रहेगा उसमें, परमाणु वगैरह सब चक्कर मारते रहते हैं, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म अंतर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई तापमान नहीं है। तो तृतीय नियम ये कहता है कि इस परम शून्य ताप वाले विशुद्ध क्रिस्टल की एंट्रॉपी जो होती है शून्य होती है, ठीक है। अब देखिए शून्यवां नियम क्या है भैया, तो शून्यवां नियम बहुत ही अच्छा वाला नियम है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि यदि 2 वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ साम्य में है तो आपस में भी वो क्या होंगे, साम्य में होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये डायग्राम से, देखिए मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है और इसमें एक लगा है, इसमें 2 बर्तन है, ठीक है। और ये बीच में एक ऐसा लगा है पार्ट कि इसमें से एनर्जी इसमें इधर उधर क्या नहीं जाने देगी, लेकिन ये इसमें जा सकती है तीसरे वाले में। ये है A नंबर का डिब्बा और ये है B नंबर का डिब्बा और ये है C नंबर का डिब्बा। तो तीसरा शून्यवां नियम यही कहता है ना कि देखिए ये भी किसी न प्रकार से तीसरे से जुड़े हैं, भले इन दोनों में आदान प्रदान नहीं है ऊर्जा का और द्रव्य का, लेकिन तीसरे में अगर जो है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे, ठीक है। इसमें से एनर्जी होके इसमें आ जाएगा, इसमें से इसमें तीसरे वाले से होके, ठीक है। तो इसे कहते हैं शून्यवां नियम, समझ गए आप। तो इतना था आपके पूरे इसमें। अब देखिए इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से। पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया, BMW का ऊर्जा का स्रोत। और अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसा लेक्चर बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। आगे भी आपको मैं अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, बहुत ही आसान शब्द में बताने की कोशिश करूँगा।
अब देखिए, अब बात किया जाए कि इस चैप्टर से आपको डिप्लोमा लेवल में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए भैया, इसमें आपको पूछा जाता है कि पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान आसान, अभी मैंने आपको बताया भी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। ये देखिए कैसे पूछा है, एकदम बहुत ही आसान शब्दों में पूछा है। अब बात करूं कि इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो देखिए भैया, चले जाइएगा आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको ये नहीं बताया ज्वार भाटा के रूप में कैसे, मतलब टिड्डल के रूप में कैसे होता है ऊर्जा। तो देखिए मान लीजिए समुंदर है, ठीक है, ये है समुंदर, समुंदर तो ऐसे ऐसे नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए ये समुंदर है, और जब ज्वार आता है, ठीक है, जब ज्वार आएगा तो यहाँ पर लगा रहेगा टरबाइन, ठीक है, यहाँ लगा रहेगा टरबाइन, और जब आएगा पानी इस साइड लहर के रूप में, तो ये टरबाइन गोल गोल घूम जाएगा, तो कुछ एनर्जी मिल गया, और जब ये वापस जाएगा तो भी फिर एनर्जी मिल गया। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पूछा जो था कि कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, ज्वार ऊर्जा का दोहन किस प्रकार किया जाता है, नामांकित चित्र द्वारा विस्तार से समझिए। ठीक है, तो ज्वार भाटा में कुछ नहीं होता है, आप अपने अनुसार भी कोई डायग्राम बना सकते हैं। और देखिए बायोमास का भी बता दिया, ठीक है, सब बताया हूँ। अब आप पढ़ते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।